प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी नाम से हमें पता चल रहा है कि एक टाइप की एनर्जी होती है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। डेफिनेशन कहती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब एनर्जी की एक ऐसी मिकदार जो कि चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। कहाँ से रिमूव करने के लिए? एटम के वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपल, अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास एक सोडियम एटम है। अब इस सोडियम एटम के वैलेंस शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब मैं चाहता हूं मैं इस इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से निकाल दूं, इसके शेल से निकाल दूं। अब इसके शेल से निकालने के लिए मुझे इसको कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल से बाहर निकला है। तो अब ये जो स्पेसिफिक अमाउंट मैं इसको दे रहा हूँ वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हमने यही डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि वो एनर्जी की मिकदार जो एक इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से निकालने के लिए चाहिए होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अभी क्योंकि सोडियम का एटम है तो इसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी? इसके लिए हमें 496 किलो जूल पर मोल चाहिए होगी। अब ये एनर्जी की वैल्यू जो है ये वेरी कर सकती है एटम टू एटम, डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और वो कितनी स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा वो स्ट्रेंथ से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे तो उतनी ज़्यादा हमें आयोनाइजेशन एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो देखें, सोडियम के केस में हमारे पास हर एक मोल के ऊपर 496 किलो जूल एनर्जी अप्लाई करनी होती है, तब जाके उनका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ओके, तो अब ये जो हमने प्रोसेस किया इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो इक्वेशन की फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, हमारे पास एक सोडियम का एटम है गैसियस फॉर्म में। अब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी इसको कितनी चाहिए होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी इसको चाहिए 496 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी? 738 किलो जूल पर मोल। ठीक है, देखें यहाँ पर इंक्रीज कर गई है आयोनाइजेशन एनर्जी। और अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, अब ये जो हमने पहली मर्तबा एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला है इसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस आयन में पॉजिटिव आयन जो हमारे पास बना मैग्नीशियम का, ये पॉजिटिव आयन जो बना, इस आयन में से जब हम दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम ये न्यूट्रल एटम से नहीं निकाल रहे हैं, हम ये पॉजिटिव आयन से निकाल रहे हैं एक और इलेक्ट्रॉन। हमने देखा था पॉजिटिव आयन इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि साइज भी एटम का कम हो जाता है और इनका जो बॉन्ड है एटम का न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ, ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसी तरह इसीलिए जब हम इसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे एक पॉजिटिव आयन से तो उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, और जब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ये देखें यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? 1451 किलो जूल पर मोल। एक मोल के ऊपर मुझे 1451 किलो जूल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ रही है, तब जाकर एक और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये मैग्नीशियम +2 आयन बना। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड किस तरह से। तो सबसे पहले हम अपना पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों इंक्रीज करती है इसका हम देख चुके हैं, इसका रीजन। अब हम यहाँ पर एक पीरियड लेते हैं जो कि हमारा दूसरा पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसमें हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है। अब जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे होते हैं। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हैं, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। जब वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो एटम का साइज भी छोटा हो जाएगा और मुझे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली वो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी हम आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं, तो वो भी इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। जैसे देखें लिथियम में पहले कम होगी, बेरिलियम में उससे ज़्यादा, बोरोन में उससे ज़्यादा, कार्बन में उससे ज़्यादा और नाइट्रोजन में उससे ज़्यादा। तो इस तरह से एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करें तो ग्राफ में इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हम फर्स्ट पीरियड लिखते हैं, फर्स्ट पीरियड में दो ही मेंबर्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन से हीलियम तक आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। उसके बाद देखें अगला पीरियड स्टार्ट हो रहा है जो कि लिथियम। अब लिथियम से आगे देखें बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, नियोन के बाद अगला पीरियड स्टार्ट हो जाता है सोडियम से। सोडियम से आगे भी देखें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पर सारा
इंक्रीज करती चली जा रही है हर एक पीरियड के अंदर, ठीक है। तो मैं लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज एक ही बात होती है, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से। तो ये था इसका पीरियड में ट्रेंड। अब हम इसका ग्रुप में ट्रेंड देखते हैं। ग्रुप में क्या होता है, हम अपना पीरियोडिक टेबल फिर से ड्रॉ करते हैं और किसी एक ग्रुप को लेते हैं और हम इसको देखते हैं कि इसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये डिक्रीज़ कर रही है आयोनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। क्यों डिक्रीज़ करती है, रीज़न हम देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। अब ये 4 हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं फर्स्ट ग्रुप के। अब देखें फर्स्ट ग्रुप में क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके अंदर शेल भी 1 है। अब लिथियम के अंदर देखें 2 शेल आ गए यहाँ पर, यानी कि एटम का साइज़ बड़ा हो गया। सोडियम के अंदर 3 शेल आ गए हैं, एटम का साइज़ और बड़ा हो गया। अब जब ये बड़ा होता जा रहा है एटम का साइज़, तो जो वैलेंस शेल है यानी कि सोडियम में जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ गया। एटम का साइज़ बढ़ जाएगा तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। जब वो अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली मुझे एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी। तो जो एनर्जी मैं लगा रहा हूँ उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि हाइड्रोजन से नीचे एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। लेकिन पोटेशियम में भी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितना दूर हो गया, तो मैं इसको आसानी से निकाल सकता हूँ। तो कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, ठीक है। और अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लिथियम लिथियम के बाद है सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, ठीक है। और इस तरह से नीचे हमारे पास यहाँ डिक्रीज करती जा रही है। रेगुलरली डिक्रीज नहीं कर रही, लेकिन देखें यहाँ पर डिक्रीज कर रही है वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी की। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का और इसके ट्रेंड्स को हमने डिस्कस किया।